तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने अभी तक sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की है और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जिससे हमने इनको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के केस की, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, इसका एक और नाम है, वी कैन कॉल इट एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो नाम से ही पता चलता है इसमें कितने टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल। ठीक, सो दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होगा वो 5 होगा। ठीक, किस किस की मिक्सिंग से बना होगा, s ऑर्बिटल की मिक्सिंग प्लस p ऑर्बिटल्स में px भी होगा, py भी होगा और pz भी होगा। ठीक है, and out of the 5d orbitals you remember that it is the dz square orbital which will take part in sp3d hybridization। ठीक, तो 5 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिया। As a result of that, new 5 orbitals will also be formed। ठीक है, और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हम बताएं इनका डायरेक्शनल नेचर क्या होगा, यू ऑलरेडी नो, वेस्पर थ्योरी में भी हमने बताया था कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह से रिपल्शन करते हैं इन एन अरेंजमेंट, मिनिमम रिपल्शन किस तरह से करते हैं इन एन अरेंजमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप कि आप लोगों के जहन में अभी तक भी वो मॉडल, वो जो डायग्राम हमने दिखाई थी वो होगी। ठीक, तो 5 ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे बनेंगे they will be directed in a trigonal bipyramidal arrangement। ठीक, and if you remember the trigonal bipyramidal arrangement is like this, let's say this is the central atom। ठीक, तो उसमें 5 orbitals होंगे and out of the 5 orbitals you know there are 3 orbitals, 3 hybrid orbitals, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे they will be directed at an angle of 120 डिग्री। जिन 3 बॉन्ड्स को हमने नाम दिया था, अगर याद होगा आप लोगों को, we would call these 3 bonds as इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक, इसी तरीके से जो बाकी 2 ऑर्बिटल्स है, वो 2 ऑर्बिटल्स जो होंगे they will be present on the axis of this equilateral triangular plane। ठीक, so if we join, if we consider these 5 orbitals, this orbital and this orbital, these 3 will be in one plane, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा एक्सियल पोजीशन पे, इसकी जो इमेजिनरी एक्सिस है, इस ट्राइगोनल प्लेन की इमेजिनरी एक्सिस जो है, उस इमेजिनरी एक्सिस पे बाकी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, और इस तरह की जो ज्योमेट्री है, इस तरह की ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो हमने ऑलरेडी भी इसके बारे में बात की थी, हमने वहां पे बताया था कि ये 3 बॉन्ड्स जो है, जिनको एक्सियल बॉन्ड्स हमने कहा, सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा था, इनके दरमियान एंगल होता है 120 डिग्री। इन 2 बॉन्ड्स को हमने नाम दिया था एक्सियल बॉन्ड्स, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एक्सियल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इक्वेटोरियल, with this equatorial as well। Similarly, this axial bond makes an angle of 90 degree with this equatorial and this equatorial। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने कही थी, वो ये कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड्स आर रिलेटिवली लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर। अब हम इसी चीज को यहाँ पे हम आज देखेंगे कि ये एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े से ज्यादा बड़े क्यों होते हैं, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ये इससे छोटे क्यों होते हैं, और इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल याद रखेंगे, दैट रूल इज व्हाट वी कॉल एज बेंट्स रूल। मैंने शायद वेस्पर थ्योरी में भी कहा था कि हम बेंट्स रूल के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेंट्स रूल क्या कहता है? बेंट्स रूल कहता है नंबर 1, पहली चीज ये कि अगर इस तरह की ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आउट ऑफ द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज विच पोजिशन? यू रिमेंबर, इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजिशन। ठीक, इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजिशन। और अगर इस तरह की ज्योमेट्री में आपके पास 2 तरह के एटम्स हैं, यू हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ठीक, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट occupies
axial positions, occupies axial position. So you remember Bend's rule. Bend's rule कहता है कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से कोई भी ऑर्बिटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा? दैट विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है। और अगर उसमें दो तरह के एटम्स है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो एक्सियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। अब इसका रीजन क्या है? रीजन समझने के लिए अगर हम यहाँ पे एक इसको फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूं। देखिए, असल में ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एक डिफरेंट तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और ये pz और ये dz स्क्वायर आपस में मिक्स होते हैं, ठीक। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हियर, ठीक है ना। s और 2 p ऑर्बिटल्स, एक p ऑर्बिटल और दूसरा dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है ना। यू नो कि अगर 3 ऑर्बिटल्स sp2 मिक्सिंग होगी, sp2 मिक्सिंग से क्या होगा? यू रिमेंबर sp2 मिक्सिंग से क्या होगा? जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो कहां पे होंगे? एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इन 3 ऑर्बिटल्स की sp2 प्लस pdz स्क्वायर, इस तरह की मिक्सिंग असल में इसमें होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से 3 ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वही 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां पे डायरेक्टेड होंगे? एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक। और ये 2 ऑर्बिटल्स जो मिक्स होंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स आपको पता है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब होंगे वो कहां पे होंगे? एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। दीज 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, दैट इज दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर आप देखें इसमें s कैरेक्टर, इसमें अगर हम देखें इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर प्रेजेंट है और इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर एब्सेंट है, ठीक है ना। तो बेंड्स रूल असल में क्या कहता है? असल में बेंड्स रूल का मतलब ये है कि जहां पे जिन ऑर्बिटल्स में, जिन पोजीशंस में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस पोजीशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस पोजीशन पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा, लोन पेयर उसी पोजीशन पे पाया जाएगा, लोन पेयर उसी पोजीशन पे पाया जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फैला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। नाउ s कैरेक्टर के बारे में अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब ज्यादा होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे और उन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब चूंकि इस वाली पोजीशन में, जिस वाली पोजीशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलने नहीं देगा, ये इसको कंसंट्रेट करके रखेगा एक ही जगह पे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ओवरऑल में हम ये कहेंगे कि जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगी और वहीं पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो p और d की वजह से एक्सियल पोजीशंस जनरेट हो रही हैं, अब तो जो एक्सियल पोजीशंस आप देख रहे हो यहाँ पे, इस एक्सियल पोजीशन में आप देख रहे हैं कि ये किससे बना है? p और d की कॉम्बिनेशन की वजह से, दैट मींस इसमें s कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है और इन इक्वेटोरियल पोजीशंस पे s कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, इन दो में अट्रैक्शन कम है। तो ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और यहाँ का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑब्वियसली न्यूक्लियस के उतने ज्यादा करीब नहीं होंगे जितने ज्यादा करीब ये 3 ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दीज ऑर्बिटल्स विल बी ए लिटिल बिट ये एनलार्ज्ड होंगे, ठीक है ना, ये थोड़े से बड़े होंगे और जब ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली एक्सियल बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि जब भी किसी स्पीशीज में
3D हाइब्रिडाइजेशन होगी, अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल होंगे और 2 बॉन्ड्स एक्सियल होंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं sp2 कॉम्बिनेशन की वजह से, और एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं pdg2 कॉम्बिनेशन की वजह से। एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जिस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी पे ऑक्यूपाई होगा, और जहां पे अट्रैक्शन कम है ऑब्वियसली उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन इस हाइब्रिडाइजेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक, let's take a very simple example, that is PCl5। ठीक, तो हमने जिस तरीके से बताया था मैकेनिज्म को करने के लिए विल गो बाय दो स्टेप्स। सो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। यू नो द कॉन्फ़िगरेशन इज, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p3, 3s2 3p3। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है 3s2 3p3। दैट मींस ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी 3s2 3p3 1 2 3। ठीक, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसको टोटल में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 5। तो हमारे पास क्या होने चाहिए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे मिलेंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? एक्साइटेशन, यू नो 3p के साथ साथ इसमें 3d सबशेल भी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3d सबशेल ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि एम्प्टी है। तो एक्साइटेशन जब होगी, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो कहां पे जाएंगे? 3p में ऑलरेडी अपने 3 है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो प्रोमोट हो जाएगा टू 3d। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल बी हैविंग 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स, इसको कितने बनाने हैं? यू कैन सी सिग्मा बॉन्ड्स इसको 5 बनाने हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलेंगे? ऑब्वियसली जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, सो देयर विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन मींस 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। हर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, हर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या करेंगे? अब ये क्लोरीन के 3p5 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है क्लोरीन के पास एक ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, तीसरा क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, चौथा क्लोरीन चौथे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और पांचवा क्लोरीन पांचवें ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3d आई तो इसका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली क्या होगा? एक क्लोरीन यहां, दूसरा इधर, तीसरा इधर होगा, चौथा यहां पे, और पांचवा यहां पे। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑब्वियसली शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर यहाँ पे PCl5 के बजाय PCl3F2 होता, PCl3F2 होता। ठीक, तो उसके लिए बिल्कुल मैकेनिज्म यही है कि फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको 5 बॉन्ड्स फिर से बनाने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए यहाँ पे अवेलेबल। ठीक, उसके बाद 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि 3 बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ बनेंगे और 2 बॉन्ड्स फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ बनेंगे। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स है, दोनों एटम्स है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर मुझे इसका सही स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका सही स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल क्या होगा? यस, यू नो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इसमें? फ्लोरीन। वो कहां पे रहेगा? वो रहेगा एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सो PCl3F2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा PCl3 3 इक्वेटोरियल्स पे और 2 फ्लोरीन्स कहां पे? एक्सियल्स पे। ठीक है ना, क्लियर? कोई इसका इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना सकता था, कोई इस तरीके से भी बना सकता है, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये भी PCl3F2 ही है। बट रिमेंबर, this structure will not be its true structure because
according to Bend's rule, more electronegative atom will always occupy axial positions. ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देंगे, then we'll move ahead. We'll go for sulfur. इसकी configuration 3s2 3p4 3s2 3p4 होगी, 3d0 3s2 3p4 3d0. दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3 and this is 4 and 3d will be empty. बिल्कुल ऐसे होगा. अब उसके बाद इसको टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4. तो मेरे पास क्या होने चाहिए? 4 अनप्योर ऑर्बिटल्स. सो आई विल गो फॉर द एक्साइटेशन. शाबाश. एक्साइटेशन कहां से होगी? 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. तो मेरे पास आ गई 4 ऑर्बिटल्स. अब 4 ऑर्बिटल्स अगर आए तो मुझे कितने बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स की, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल एक्ट एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. सो सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 4, लोन पेयर 1 है तो 5. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d. ठीक है ना, sp3d. नाउ आउट ऑफ दोस 5 sp3d hybrid orbitals, one will act as lone pair. बाकी क्या करेंगे? बाकी फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे. ये एक फ्लोरीन के साथ, ये वाला दूसरे फ्लोरीन के साथ, ये वाला तीसरे फ्लोरीन के साथ, और ये वाला चौथे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना. अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d. तो दैट मीन ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होने के साथ साथ इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा: सल्फर 1 2 3 4 एंड 5. लोन पेयर कहां पे ऑक्यूपाई होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. ठीक, सो लोन पेयर विल ऑक्यूपाई वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशंस. यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है ना. सो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट व्हाट अबाउट द शेप? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप विल बी सीसॉ. यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स. ठीक, तो नेक्स्ट केस हमारा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं. ठीक, तो नाम से ही पता चलता है, फिर से बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे. sp3d2 का मतलब है एक s 3 p ऑर्बिटल्स और 2 d ऑर्बिटल्स. ठीक, बट यहाँ पे याद रखना है वो 2 d ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेशन करते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज dx² - y² प्लस dz². ठीक है, तो ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं. ठीक, तो जब 6 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. और आप लोगों को याद होगा 6 ऑर्बिटल्स या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिनिमम रिपल्शन किस अरेंजमेंट में करते हैं? वो मिनिमम अरेंजमेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल मिनिमम रिपल्शन करते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में. ठीक, अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझना है फिर से, तो आपको वेस्पर थ्योरी का वीडियो फिर से एक बार रिपीट करना होगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा. ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे, वहां पे हमने मॉडल से भी दिखाया है, हर कोई केस हमने वहां पे दिखाया है. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी दिखाया है, ऑक्टाहेड्रल भी दिखाया है, और बाकी सारे केसेस भी दिखाए हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर आर 6 hybrid orbitals, hybridization is sp3d2. The arrangement of the 6 hybrid orbitals will be octahedral. ठीक, और octahedral कैसे होता है? अगर ये सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड्स रहेंगे on the plane of the board, which will result in the formation of a square planar type of arrangement. और बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे वो कहां पे होंगे? इस स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट के एक्सीस के ऊपर. ठीक है ना, एक यहां एक अंदर, जिसको हम ऐसे और ऐसे दिखाते हैं. ठीक है ना. सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी वहां पे ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट पाया जाएगा. ठीक है ना. अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल
For example, we'll take a simple case that is SF6. SF6 आई होप कि अब आप ये खुद भी कर सकते हो इसका मैकेनिज्म। शाबाश, क्या करना है, सल्फर का जो कि सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है हमें, 3s2 3p4, 3s2 3p4 है, ठीक है, 3s2 3p4 3d0, so that means if I write it like this 3s2 3p 1 2 3 4 and 3d is empty, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वक्त, 2, होने कितने चाहिए, 6। तो मुझे क्या करना है, एक्साइटेशन करनी है, इसको इधर मैं यहाँ पे भेज दूं तो 4 बनेंगे, इसको इधर भेज दूं तो 6 बनेंगे, ठीक। तो ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, 3s में 1, 3p में 3 1 2 3, देन 3d के अंदर कितने जाएंगे, 3d के अंदर 2 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इसको सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। उन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए रिक्वायर्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, s1 p3 और d2, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 फ्लोरीन एटम्स के अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, और उसका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा, एक फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इधर, तीसरा यहां, चौथा इधर, पांचवा इधर और छठा इधर, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स क्या रहेंगे इनके दरमियान, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये और ये भी 90, ये और ये भी 90, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। सो 90 डिग्री, और जो अपोजिट बॉन्ड्स है इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक। सो यहाँ पे आपका spx py pz, और याद रखें d में कौन कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है, dxy dyz एंड dxz। So non-axial orbitals dxy, dyz और dxz orbitals वो involved है in hybridization, क्लियर, ठीक है ना। तो जब ये ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है हमारे पास, तो इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन कब होगी, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपको याद होगा कि 4 ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स थे, 5 ऑर्बिटल्स के लिए हम क्या करते थे, इफ यू रिमेंबर, 3 इन प्लेन, 1 on 2 on the axis, ठीक है ना। और यहां पे हमने क्या बताया था कि ये ट्राइगोनल बेस है, ऊपर से भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। फिर 5 से हमने इंक्रीज किया टू 6, वहां पे हमने क्या देखा, हमने 4 की बेस बनाई, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर बेस बनाई, और बाकी 2 कहां पे रखे, एक ऊपर और एक नीचे, जिससे ऊपर भी एक पिरामिड बना, नीचे भी एक पिरामिड बना, जिसको हमने ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिड का नाम दिया है, ठीक है ना। अब इस वक्त हमारे पास कितने हैं, वी हैव 7 ऑर्बिटल्स, ठीक। तो 7 ऑर्बिटल्स के लिए अब आप खुद बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट क्या होगा, शाबाश, अरेंजमेंट क्या होगा 7 के लिए। अब प्लेन में कितने रहेंगे, 5 रहेंगे प्लेन में, और वो 5 ऑर्बिटल्स कैसे डायरेक्टेड होंगे, दे विल बी डायरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए पेंटागन, ठीक है। वो ये सेंट्रल एटम है, एक होगा इधर, दूसरा होगा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर, ठीक है ना। सो बेस कितनों की बनी, 5 की, इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन, सो यू कॉल इट एज पेंटागोनल। और बाकी 2 कहां रहेंगे, इस पेंटागन की एक्सिस के ऊपर, एक इधर और एक इधर, ठीक। एज अ रिजल्ट ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, ठीक है ना, जिसलिए हम इसका नाम देते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जो यहाँ इस प्लेन में प्रेजेंट है ये वाले बॉन्ड्स, ये 5 बॉन्ड्स, इनका जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। इनके दरमियान एंगल कितना रहता है, 72 डिग्री। इस एक्सियल और इसके दरमियान कितना होगा, ऑब्वियसली ये यहाँ पे असल में इधर है, ये बॉन्ड असल में इधर है, तो कितना होगा बॉन्ड, इन 5 के साथ ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बॉन्ड बनाएगा। इसके और इसके दरमियान क्या होगा, 180 डिग्री। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब आप अगर हम एक एग्जांपल इसका कर लें, एग्जांपल अगर हम इसका कर लें, द एग्जांपल विल बी IF7, ठीक। तो अब आप खुद भी कर सकते हो घर पे ट्राई, आयोडीन का
वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर देखेंगे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू sp3d3, sp3d3, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सभी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया। नाउ विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट ए शॉर्टकट अप्रोच जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का, नीट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री या इसकी शेप क्या होगी, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके, दैट इज बोथ वेस्पर थ्योरी एज वेल एज दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके जल्दी से आंसर बता सकते हैं कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है और इसकी शेप क्या है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमने क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, कितने लोन पेयर्स है, कितने बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है ना। इनफैक्ट ये भी पूछा जाए कि इसमें जो पाई बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, ये पी पाई है, पी पाई डी पाई है कि डी पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम फिर से वहीं पे आते हैं कि मैंने जो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है मॉलिक्यूल का, तो आप केमिकल बॉन्डिंग के 80% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ नॉन पेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये डिपेंड करते हैं इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर करेक्टली, यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक। तो अब हमारे पास अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीरिक नंबर निकालते हैं। स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है, ऑलरेडी भी हमने बताया, स्टीरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यही सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, यू नो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चला, यू कैन प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 2 है तो दैट मींस कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp। अगर नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 4 आया देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर 5 आया sp3d, अगर 6 आया sp3d2 और अगर 7 आया sp3d3 होगा, sp3d3 होगा, ठीक। और ये सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स आपको कहां से पता चलेंगे, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड प्रॉपरली, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने लोन पेयर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये किसी मॉलिक्यूल में आपको गलत आंसर देते हैं, इसलिए बेटर है कि आप हमेशा स्टीरिक नंबर वाला मेथड यूज करें, हमेशा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अगर आपको नहीं आता है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, लिमिट स्ट्रक्चर पार्ट 1 और लिमिट स्ट्रक्चर पार्ट 2। उससे पहले उसको कनेक्ट करने के लिए आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी भी उसी में है शायद, तो वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक। एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम v, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम प्लस m का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, माइनस C का मतलब क्या है, अगर ये कैटाइन है तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है सेंट्रल एटम से, ठीक है ना, प्लस A। अगर ये एनाइन है तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक। तो अगर यहां से आपका वैल्यू H का 2 आता है तो sp2, अगर H का वैल्यू 3 आता है, अगर H का वैल्यू 2 आता है sp3 आता है, sp2 4 आता है sp3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो अभी तक हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल CH4 का ले लें।
अब मुझे यहाँ पे मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई हैव टू डू, आई विल यूज बोथ द टू फार्मूलाज. ठीक है ना. तो सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है, हमने क्या बताया है, हम देखेंगे कि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, हाइड्रोजन है वैलेंसी है 1. तो सिंपल मेथड है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन. बन गया स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बन गया तो इसका स्टीरिक नंबर देखिए, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 4. So that means number of hybrid orbitals कितना आया, number of hybrid orbitals is equal to 4. When the number of hybrid orbitals is equal to 4, what is the hybridization? The hybridization is sp3. और हमने यही तो फाइंड भी किया था, hybridization sp3 होती है CH4 मॉलिक्यूल की. ठीक है ना. अब ये फॉर्मूला जरा अप्लाई करके देख लीजिए. देखिए H is equal to 1/2 1/2. Valence electrons on the central atom. याद रखिए ये V का मतलब है valence electrons on the central atom. So carbon का atomic number 6, configuration 2 and 4. So number of valence electrons कितने हैं 4 है. 1/2 of, चलो मैं इधर लिखता हूँ 4 प्लस मोनोवैलेंट्स, हाइड्रोजन है ना मोनोवैलेंट, 1 2 3 4 4 प्लस 4 माइनस, क्या ये कैटाइन है नहीं, क्या ये एनाइन है नहीं, तो माइनस भी कुछ नहीं होगा प्लस भी कुछ नहीं होगा. 4 plus 4 is 8, 8/2 is 4. H is equal to 4. Hybridization is sp3. ठीक है ना. सिमिलरली हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिनको हम सिंपली देख के ही बता सकते हैं आंसर हमारा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. चलिए शाबाश. अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, मैं ज्योमेट्री बोल सकता हूं ना. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. ठीक है ना. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मुझे शेप बतानी है तो मैं देखूंगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद में देखूंगा कि क्या इस पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है. 4 ऑर्बिटल्स है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स है. वेस्पर थ्योरी कहता है शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी. ठीक है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं BeCl2, शाबाश, BeCl2 का कैसे निकालेंगे, बेरिलियम. बेरिलियम को आपको पता है बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन, हमें मैकेनिज्म इस वक्त नहीं करना है. बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम की वैलेंसी क्या है 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 है. तो एक क्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ. बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 और 2 ही थे इसके पास. एक इधर से यूज हो गया, एक इधर से यूज हो गया. ठीक है ना. तो स्टीरिक नंबर कितना आ गया, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 2. That means hybridization is sp2. Sorry, sp. Hybridization is sp. Similarly, H is equal to 1/2 of beryllium. Beryllium का atomic number है ना 4, configuration 2 and 2. तो valence electrons कितने हुए 2. ठीक, into number of monovalents. Number of monovalents कितने हैं, क्लोरीन और क्लोरीन monovalent है, into 2. न्यूट्रल है तो -C प्लस A कुछ नहीं होगा. 2 into 2 is 4, 4/2 is 2. H is equal to 2 means again hybridization is sp. ठीक है. Similarly, NH3, शाबाश, NH3 का ट्राई करें. नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 5, हाइड्रोजन से 3, तो ये 1 2 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, बचे कितने 2. वो कहां पे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. ठीक है ना. व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर कितना आया, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. इसी तरीके से अगर आप H निकालिए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन कितने हैं 5 into 5 into नंबर ऑफ मोनोवैलेंस कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंस कितने हैं, शाबाश 1 2 and 3. 5 into 5 प्लस, ये इंटू नहीं है प्लस है, सॉरी हमने बताया था कि प्लस है. 1/2 of V plus M minus C plus A. हाँ प्लस. ठीक है ना. So 5 plus 3, that is 5 plus 3 is 8. 8/2 is 4. That is sp3. So what is the geometry of ammonia? Tetrahedral, because hybridization is sp3. Now what about the shape? शेप में निकालूंगा वेस्पर थ्योरी से. वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, वेस्पर थ्योरी कहता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 में से एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, मगर शेप क्या होगी, शेप इसकी पिरामिडल होगी. तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल. ठीक, शेप इज पिरामिडल. इसी तरीके से
अगर मैं आपसे कहूं फाइंड आउट XeF2, शाबाश, XeF2 का निकाले, XeF2 की ज्योमेट्री निकाले, इसकी शेप बताएं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है ना, यू कैन डू इट। शाबाश, ज़ीनॉन, आपको पता है ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक के साथ यूज होगा, ठीक, दूसरा दूसरे के साथ यूज होगा, फ्लोरीन के साथ, 1 and 2, बचे कितने, 6 का मतलब वहां पे कितने बचेंगे, वहां पे बचेंगे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 and 3, 1 2 and 3, शाबाश। What will be the steric number? Steric number is 1 2 3 4 5, steric number is 5. When the steric number is 5, what is the hybridization, sp3d, sp3d. So what is the geometry of the molecule? Geometry of the molecule is trigonal bipyramidal, ठीक है। But you know कि there are how many electron pairs? 5 electron pairs, but out of the 5 electron pairs, 3 are lone pairs. अगर 3 lone pairs है तो ये 3 lone pairs कहाँ पे रहेंगे? They will be present in the equatorial position, और ये 2 कहाँ पे रहेंगे? Axial position पे रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी शेप बताएं, शेप क्या होगी? According to Vesper theory, जरा याद करें, out of the 5 there are 3 electron pairs which are lone pairs, 2 are bond pairs. Shape is going to be linear, but what about the geometry? Geometry is going to be trigonal bipyramidal, ठीक है। इसी तरीके से XeF4, अच्छा इसके लिए आप H का फॉर्मूला निकालिए, H is equal to 1/2 of ज़ीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8, प्लस मोनोवैलेंस कितने हैं, 2, 8 plus 2 is 10, so 10 by 2 is 5 again, clear। XeF4 का निकाले, XeF4 अगेन ज़ीनॉन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो 4 ये यूज कर रहा है फ्लोरीन के साथ, 4 बच रहे हैं, ठीक है ना। सो एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, बचे कितने, 1 2 3 4 have been consumed, there are 4 electrons are left which are in the form of 2 lone pairs, ठीक है। तो what is the steric number? The steric number is 6. Geometry is, hybridization is sp3d2. Geometry is octahedral, and at the same time octahedral geometry जब होगी, लेकिन 2 lone pairs होंगे, वो कहाँ पे रहते हैं, opposite to each other, और इसकी जो shape होती है, शाबाश, वो shape क्या बनती है, वो shape इसकी बनती है square planar. Shape will be square planar. Shape will be square planar, ठीक है। इसी तरीके से for example, let's find out hybridization, shape and geometry of XeO2F2, ठीक है। फिर से शाबाश, XeO2F2, ठीक। ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, ठीक है ना। तो 8 में से क्या करेगा, फिलहाल मैं टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं, 8 में से 2 फ्लोरीन्स के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फाइन। यूज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, बचा कितना, बचा वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट विल बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, यू नो स्टेरिक नंबर के बारे में आपको पता है, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ स्टेरिक नंबर 1, दिस इज अनदर 2 3 4 5, so steric number is again equal to 5. When the steric number is 5, hybridization is sp3d. When sp3d hybridization is there, sp3d hybridization is there, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मींस एक्सी यहाँ पे, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज 5, अब यहाँ पे बेंट्स रूल के दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी डिफरेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली चीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, इक्वेटोरियल पे, तो ये रखा मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहां पे रहेंगे, एक्सियल्स पे रहेंगे, ठीक है, और ये 2 होंगे इक्वेटोरियल्स पे, तो दैट मींस डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे,
क्लियर, ठीक है ना. सो यू कैन सी द शेप, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप क्या होगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एक लोन पेयर है, तो शेप शाबाश क्या होती है, सीसॉ, शेप सीसॉ होती है. ठीक है, शेप सीसॉ होगी. ठीक, इसी तरीके से अगर आप जल्दी से खुद भी कर सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं आपको दे दूं, आप आराम से उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो विदाउट गोइंग फॉर द मैकेनिज्म. ठीक है ना, मैकेनिज्म के पास मैकेनिज्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, शाबाश. सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे करेंगे आप, सल्फर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस 6, 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, 1, 2 एंड 3. कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचेगा, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कोई नहीं बचा. स्टीरिक नंबर 3, स्टीरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल. सिमिलरली अगर हम निकाले NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर हम निकालें. ठीक है ना, इसकी ज्योमेट्री हम निकालें तो NO2 पॉजिटिव मतलब नाइट्रोजन. दिखाए हमने इनके स्ट्रक्चर सबों के. नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एक लूज हो गया है, बिकॉज दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो 2 ये इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट विल बी द स्टीरिक नंबर, द स्टीरिक नंबर विल बी 2, 1 एंड 1, 2. स्टीरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp. ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन. देखिए जरा शाबाश, इसका H से निकालें, H इज इक्वल टू 1/2. नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5. नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5. ठीक है, 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स. मोनोवैलेंट्स कितने हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से डायवैलेंट, तो मोनोवैलेंट 0 है. माइनस ये कैटाइन है तो कितनी चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव है. ठीक है ना, तो माइनस कितने पॉजिटिव, -1. ठीक, सो 5 - 1, 5 - 1 कितना हो गया, 4. 4/2 इज 2. सो अगेन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव NO3-. ठीक, तो नेगेटिव चार्ज है, हमने बताया है कि वो किस पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा. नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है. ठीक, एक ऑक्सीजन ने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ले ली होगी तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रक्चर्स में. ठीक है ना, तो ये 2 इसके साथ और एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक, नाउ व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, शाबाश, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, द स्टीरिक नंबर इज 1, 2, 3. स्टीरिक नंबर इज 3, sp2. sp2. If you take H is equal to 1/2 of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 5 प्लस मोनोवैलेंट है कोई, मोनोवैलेंट कोई नहीं है, 0. -C कैटाइन नहीं है, एनाइन है, तो एनाइन है तो क्या करना होगा, प्लस. कितनी नेगेटिव चार्ज है, 1 + 1. सो 5 + 1 is 6. 6/2 is 3. अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक है ना. इसी तरीके से यू कैन ट्राई ICl2 पॉजिटिव एंड I3-. शाबाश, ट्राई करें इसका, ICl2 पॉजिटिव एंड I3-. ICl2 पॉजिटिव. ठीक, नाउ ICl2 पॉजिटिव मींस आयोडीन है. आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस 7. आयोडीन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, आयोडीन से निकला होगा. दैट मींस आयोडीन के पास कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, तो 6 में से ये क्या करेगा, 6 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा एक क्लोरीन को. ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन देगा
एक क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, बचेंगे कितने, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो एक क्लोरीन को दूसरा दूसरे क्लोरीन को, ठीक। तो इसने कितने यूज कर लिए, 1 + 1 2, ठीक है ना। अब कितने बचे, बाकी 6 थे टोटल, 6 में से अब कितने बचेंगे, 4, ठीक है ना। वो 4 कैसे रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगी। देखिए आयोडीन के पास थे ना आपने कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक जो है वो लूज कर दिया, इसीलिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है ना। सो अब जरा काउंट करें स्टीरिक नंबर विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, स्टीरिक नंबर इज 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट व्हाट अबाउट द शेप, शेप क्या होगी, 2 लोन पेयर्स है तो शेप क्या होगी, ऑब्वियसली बेंड शेप होगी। फाइन, जरा H वाला फॉर्मूला यूज करें, 1/2 ऑफ आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंस कितने हैं, 2, 7 + 2, 7 + 2 इज 8 to 7 + 2, अब चूंकि ये कैटाइन है तो क्या करना है, -1, 7 + 2 इज 9, 9 - 1 इज 8, 8/2 इज 4, दैट इज अगेन sp3, ठीक। नेक्स्ट जरा देखें I3 का हमने लास्ट टाइम बताया था स्ट्रक्चर, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन तीसरा आयोडीन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, एक इसके साथ शेयर करेगा तो बाकी इसके पास क्या बचेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब ये आयोडीन जो है, इस आयोडीन के पास भी क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, अब जो कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा है तो दैट मींस इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के यूज करेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगा, ठीक। नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द स्टीरिक नंबर कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, स्टीरिक नंबर 5, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, hybridization is sp3, then geometry is TBP, but what about the shape, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स, तो लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ उसको देख के ही बता सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट its hybridization, we'll be able to find out its geometry, we'll be able to find out its shape, we'll be able to find out कि इसके पास सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, बॉन्ड्स का नेचर क्या होगा, कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सो अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में, ठीक। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होते हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में 2 केसेस हमें देखने हैं। नंबर 1, पहला केस जो है, इफ द टर्मिनल एटम हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, ठीक। अगर हमारे पास एक ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जिसके सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग टर्मिनल एटम्स लगे हुए हैं, ठीक, तो वो टर्मिनल एटम्स अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, 2.5 से कम है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक। ऑड इलेक्ट्रॉन उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर हम CH3 रेडिकल की बात करें, ठीक है, तो CH3 रेडिकल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, वी कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ ये शेयर करेगा और बचा एक यहाँ पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना है तो इफ वी विल कैलकुलेट द स्टीरिक नंबर, व्हाट विल बी द स्टीरिक नंबर, इसके लिए स्टीरिक नंबर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ठीक है ना। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है ना। अब चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टीरिक नंबर 1 होता है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्टीरिक नंबर 0.5 यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर स्टीरिक नंबर कितना आया है हमें 3.5, स्टीरिक नंबर इज 3.5, ठीक। नाउ सिंस इन दिस केस हाइड्रोजन हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, यू नो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है, तो यहाँ पे जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। उसी का मतलब है कि इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। दिस ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द प्योर p ऑर्बिटल, ठीक। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे यहाँ पे, 1 2 एंड 3। सो स्टीरिक नंबर 3.5 विल बी टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
steric number 3. ठीक? So if it has a steric number 3, that means the hybridization of this species will be sp2. The hybridization of this species will be sp2. ठीक है ना? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब CH3 रेडिकल की हुई, इसका मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा शाबाश? इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, वन हाइड्रोजन हियर, अनदर हाइड्रोजन हियर, अनदर हाइड्रोजन हियर. ठीक है? और बचा ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कहां पे होगा? क्योंकि आपको पता है sp2 में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहता है. ठीक है ना? तो वो कहां पे होगा? दैट विल बी इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड इट इज दिस pure p orbital which has not participated in hybridization which will hold this unpaired electron. ठीक है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर CH3 रेडिकल का होगा. ठीक है? नंबर सेकंड रूल इज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की 2.5 से ज्यादा है, ठीक है, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है, तो उस वक्त क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा. ठीक? द ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है? So rule number second will be, if the terminal atom has electronegativity greater than 2.5, ठीक है ना, उस वक्त क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन. और इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. मिसाल के तौर पर if we take NO2, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? NO2 के लिए हम टेंटेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, हमने बताया भी है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. दो ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा. ठीक है? अब आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स इट विल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन विच विल बी प्रेजेंट एज एन ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा. ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, दे हैव बीन यूटिलाइज्ड. नाउ इट इज लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी. ठीक है ना? नाउ इफ आई कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर फॉर दिस मॉलिक्यूल, द स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू, यू नो, डबल बॉन्ड के लिए स्टेरिक नंबर 1, इसके लिए हो गया 2, और ये बचा ऑड इलेक्ट्रॉन 2.5. सो स्टेरिक नंबर इज 2.5. ठीक है ना? नाउ क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम अगर 2.5 से ज्यादा है, तो 2.5 से ज्यादा होती है ऑब्वियसली ऑक्सीजन की. ठीक, यू नो, ऑक्सीजन इज अ वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के बराबर होती है. ठीक है ना? सो स्टेरिक नंबर 2.5 जो है, इट विल बी टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. इससे पहले वाले केस में हमने क्या लिया था? हमने बोला था कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा, बट इस वाले केस में ऑड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. दैट मींस इट विल बी ऑक्यूपाइंग एन a hybrid orbital. ठीक? So how many hybrid orbitals will be there? 1 2 and 3. ठीक? तो steric number will be equal to 3. If the steric number is equal to 3, what will be the geometry of the molecule? The geometry of the molecule will be trigonal planar. That means the structure of the molecule will be like this. ठीक है? It will be like this. ठीक है ना? Now you can clearly find it out. याद रखिएगा कि NO2 मॉलिक्यूल जो है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री ट्राइकोनल प्लेनर होगी. बट चूंकि ट्राइकोनल प्लेनर होने की वजह से, अब जरा इसकी शेप बताइए, तो शेप कौन डिफाइन करेगा? शेप विल बी डिफाइंड बाय द बॉन्ड्स ओनली. ठीक है ना? सो इसकी शेप क्या होगी? बेंट होगी. NO2 मॉलिक्यूल विल बी ए बेंट मॉलिक्यूल. ठीक? इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल ClO2, ठीक, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ClO2? सो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो आप क्या करेंगे? टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे. क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ. ठीक? तो कितने यूज हुए? 1 2 3 4. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना? सो एक होगा एक लोन पेयर, दूसरा होगा ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक? एक होगा लोन पेयर, दूसरा होगा ऑड इलेक्ट्रॉन. व्हाट विल बी द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू 1 2 3 and 3.5. स्टेरिक नंबर इज 3.5. ठीक है ना? चूंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये और इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा. दैट मींस 0.5 के बजाय इट विल बी टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.
ठीक है ना. सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ClO2 मॉलिक्यूल विल बी sp3. ठीक है, इट विल बी sp3. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? The structure will look like this: ClO2, एक लोन पेयर और एक और इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3. ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल, और शेप इसकी क्या होगी? शेप ऑब्वियसली इसकी बेंट होगी. यू कैन क्लियरली फाइंड इट आउट. ठीक, इसी तरीके से ClO3 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, you try to find out what will be the hybridization state and what will be the structure of this molecule. You can say क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ. बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो होगा एज एन ऑड इलेक्ट्रॉन. But चूंकि electronegativity of oxygen is more, it is present in a hybrid orbital. So 3.5 will be taken approximately equal to 4. Again, the hybridization will be sp3. ठीक है ना. इसकी hybridization जो है वो भी sp3 ही होगी. ठीक. I hope कि आप लोगों को ये concept समझ में आ गया. ठीक है. Now let's move to the last thing regarding the VBT, that is the limitations of VBT. Limitations. Although VBT could explain bonding of various molecules, जो इससे पहले वाली theories ने explain नहीं किए थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसकी कुछ important limitations थी. ठीक ना. सबसे important जो इसकी limitation थी वो ये, number 1, कि it could not explain the magnetic behavior of molecules. ठीक, magnetic behavior of molecules. क्या मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर? यू नो कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज these compounds या substances have been classified into 2 categories. One is paramagnetic, another is diamagnetic. ठीक, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाएगा तो वो वहां पे दे शो वीक अट्रैक्शन, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which when placed in an external magnetic field they do not show attraction, rather they are weakly repelled by the external magnetic field. ठीक, but यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है? पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? वो डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस स्पीशीज के अंदर क्या होने चाहिए प्रेजेंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए. ठीक है ना. अगर इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो वीकली रिपेल होना चाहिए, इट शुड बी डायमैग्नेटिक. ठीक. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ VBT अगर हम देखें O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. यू नो ऑक्सीजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, दैट मींस 2s2 2p4 1 2 3 एंड 4. ठीक. दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके पास भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2s2 2p4 विल बी लाइक दिस. सो उसके बाद हमने बताया था कि व्हाट विल हैपन, these orbitals will overlap. पहले क्या होगा? pz के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. दूसरा py या px के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा. ठीक. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे विल रिमेन एज लोन पेयर्स. ठीक. दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अगर हम VBT के हिसाब से देखें, तो जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है ये इसके साथ कंबाइन होकर पेयर अप हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर पेयर अप हो जाएगा. ठीक. सो ऑन द बेसिस ऑफ VBT व्हाट शुड बी द फेट, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल?
Should it be paramagnetic or diamagnetic? Yes, obviously, since there are no unpaired electrons, it should be diamagnetic in nature, ठीक है ना? But जब हम experimentally oxygen molecule को external magnetic field में डालते हैं, ठीक है ना? What we see there is, we see that oxygen is a paramagnetic substance, ठीक? Oxygen is a paramagnetic substance. That means VBT के basis पे हम इसका paramagnetism explain नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? So we cannot explain the magnetic property of various molecules. एक example हमने दिया oxygen molecule का, ठीक है? ये सबसे बड़ी limitation थी, ठीक? Number second. दूसरी limitation क्या थी? दूसरी limitation है, it cannot explain the color of compounds, ठीक? Compounds में color कैसे पाया जाता है? बहुत सारे compounds हमारे पास colored in nature होते हैं, बहुत सारे compounds colorless होते हैं, ठीक है ना? तो substance colored क्यों है और कोई substance, कोई compound colorless क्यों है, ठीक है ना? This theory was not able to explain the formation of color in compounds, ठीक है ना? तो color कैसे बनता है ये हम बाकी next आने वाली theory यानी कि molecular orbital theory से explain कर सकते हैं कि color कैसे एक molecule के अंदर पाया जाएगा, ठीक है ना? So VBT could not explain the formation of color in the compounds, ठीक है? एक और important limitation है इसकी, it could not explain the formation of certain molecules, ठीक है ना? Certain species, ionic species. For example, if we say He2 positive, ठीक? या इससे पहले, for example, H2 positive molecule, ठीक? H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, ठीक है ना? ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? देखिए, अगर हम VBT के बेसिस पे जाए, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम के पास 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे के पास भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, बट सिंस H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, इसके पास 1s0 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक? नाउ अगर हम बताएं VBT को, VBT के हिसाब से क्या होता है? दो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे, तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना? सो शुड these two atoms result in the formation of a bond? No, ये बॉन्ड नहीं बनानी चाहिए. That means H2 positive according to VBT should not be formed. क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि VBT के हिसाब से बॉन्ड बनने के लिए दो एटम्स के पास अनप्योर ऑर्बिटल्स होने की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ये मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? ये आयनिक स्पीशीज नहीं बनना चाहिए. बट व्हाट वी सी, दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज फॉर्मड, ठीक है? सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पीशीज. इसी तरीके से if you have He2 positive, ठीक है? He2 positive, तो He2 positive बनना चाहिए कि नहीं? हम देख लेते हैं. He हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दूसरे हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो 1s1, ठीक है? अब इसके पास कोई अवेलेबल ऑर्बिटल नहीं है अनपेयर्ड, इसके पास है, ये दो आपस में कंबाइन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? बट according to VBT, the molecule should not be formed, the species should not be formed, ठीक है ना? But what we see is He2 positive species is formed, ठीक है? ये बनता है, तो that means VBT could not explain the formation of this molecule, ठीक? इसी तरीके से for example you have He2 minus. Now He2 minus, this species is also formed, but VBT cannot explain its formation. कैसे? एक हीलियम है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ठीक? दूसरा हीलियम है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. अब चूंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको दे दीजिए या इसको दे दीजिए, तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s1. नाउ इट हैज अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल, बट इसके पास नहीं है, तो ये दो आपस में बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए, मगर ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी बनता है. सो VBT could not explain the formation of such compounds, such ionic species.